एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में जीआईसी लेक्चरर जिसमें 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आने हैं उसी से रिलेटेड ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वॉच करिए जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी है मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एंड ऑप्शन नंबर डी है ए तथा सी दोनों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों में, यानी भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार ये संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन दोनों में पाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक शामिल किया गया है। जहां एक तरफ मौलिक अधिकार बाध्यकारी रूप में है, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बाध्यकारी रूप में नहीं है, यानी ये वाद योग्य नहीं है। बाध्यकारी का अर्थ यह होता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान या ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। नीति निर्देशक तत्वों को या भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में वर्णित है। तो एक नज़र देख लेते हैं इनके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना तथा अनुच्छेद 38 में क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाया गया। वहीं अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 के तहत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 39 का, यानी 39A। अनुच्छेद 39 का, इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 40, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का आप भी पेपर देखते होंगे और इसमें पाते होंगे ज़्यादातर एग्जाम में आर्टिकल 40 का जिक्र हो जाता है। आर्टिकल या अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 41 या अनुच्छेद 41, इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक व्यवस्था पाने का अधिकार इसका प्रावधान किया गया है। बात करें अनुच्छेद 42, तो इसमें काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। इसमें क्वेश्चन ऐसे सीधा पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है, तो वो होगा आर्टिकल 42 यानी अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43, इसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है अनुच्छेद 43 का, इसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना निर्धारित किया गया है। उद्योगों के प्रबंध में जो कर्मकारी होंगे उनका भी भाग लेना आर्टिकल 43 का के तहत प्रावधान किया गया है। बात करें अनुच्छेद 44, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 44 जो है वो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 45, इसमें बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बात करें अनुच्छेद 46, तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान है। अनुच्छेद 47 में है, अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था को या लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल जो है 47 में। आर्टिकल 48 या अनुच्छेद 48, ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। वहीं 48 का या 48, आर्टिकल 48 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। बात करें अनुच्छेद 39, तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना है। तथा अनुच्छेद 50, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण इसका प्रावधान है। और लास्ट है अनुच्छेद 51। लास्ट कौन सा है? लास्ट है अनुच्छेद 51। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि या अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। यानी यहाँ पे जो भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जिसका वर्णन किया गया था, इनके सारे आर्टिकल को डिस्कस किया गया है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकीय प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह अयस्क इसका जो है आवश्यक घटक होता है। जिस तरह क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, उसी तरह मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? वो आयरन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिंगो। डिंगो एवं बसेंजी श्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्यतः कुत्तों की तरह न भौंककर एक तरह के आलाप की ध्वनि करती हैं। वो कौन सी दो हैं? वो डिंगो एवं बेसेंजी। डिंगो एवं बेसेंजी ये दोनों क्या है? ये दोनों भौंकने में असमर्थ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्स जागरूकता या एड्स हेतु जागरूकता का। रेड रिबन एक्सप्रेस ये चलता फिरता दृश्य साधन है जो कि किससे संबंधित है? एड्स हेतु जागरूकता से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन या प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन। ये एंडोस्कोप इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो उसी के सिद्धांत पर एंडोस्कोप कार्य करता है, जिसके द्वारा जो मरीज होते हैं, मरीजों के उदर के अंदर का जो है परीक्षण किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यक्स किरण। टोमोग्राफी या सिटी स्कैन यह एक शक्तिशाली अविखंडनीय मूल्यांकन तकनीक है जिसके द्वारा वस्तुओं के द्विविमीय या त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इस तकनीक में यक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो ट्रांस वसा किसका स्तर कम करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HDL। ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि यह अच्छे HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर कम करता है और हानिप्रद LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के स्तर को बढ़ाता है। यानी ये HDL के स्तर को कम करता है और LDL के स्तर को बढ़ाता है। कौन? ट्रांस फैट जो होता है। इसीलिए यह मानव शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरजमुखी तेल। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें वसा यानी फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसे मस्टर्ड पौधा यानी मस्टर्ड प्लांट भी कहा जाता है। यह आवृत बीजी पौधा होता है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग होता है। बैसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैविक कीटनाशक के लिए। बैसिलस थुरिनजिएंसिस यह एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जिसका प्रयोग आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइक्रोमाइसीज। साइक्रोमाइसीज यह एक कोशिका वाले ईस्ट है जिनका उपयोग ताड़ी के किण्वन में किया जाता है। यानी साइक्रोमाइसीज यह क्या है? ईस्ट है और इनका प्रयोग ताड़ी के किण्वन में किया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट।
किण्वन की क्रिया शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करती है, यानी जो किण्वन की क्रिया है वो एल्कोहल बनाने की एक क्रिया है। एल्कोहल युक्त पेय के उत्पादन में खमीर अथवा सैक्रोमाइसीज आदि के जाति के जो ईस्ट होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। या देश का पहला बायोडीजल संयंत्र ये कहाँ पे लगाया गया है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारक होता है जिसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग यह एक वर्णक यानी पिगमेंट के कारक होता है जिसे यूरोक्रोम कहते हैं। इसे यूरोबिलिन के नाम से भी जाना यूरोक्रोम को यूरोबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जीन संबंध एवं पुनर्योगन डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवंशिक अभियंत्रण है। ऑप्शन नंबर बी है गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण। इसका क्या नाम है? एमनियोसेंटेसिस है। अगला है जो जीन, ऑप्शन नंबर ए में है जीन संबंध एवं पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आनुवंशिक अभियंत्रण किया जाता है। वहीं गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिक व्याधियां जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एमनियोसेंटेसिस नामक जो है परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्मजीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी कि सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय, इसे बायोमास कहते हैं। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बायोमास है। बायोमास शब्द का उपयोग जीवित जीवधारियों से व्युत्पन्न पदार्थों के निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी का संपूर्ण बायोमास धरातल की पतली परत जिसे जैवमंडल या फिर बायोस्फीयर कहते हैं पर विद्यमान है। बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यानी बाकी सारे जो युग में सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी या जो बायोमास से रिलेटेड है वो सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेयान। कृत्रिम रेशम एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जिसका नाम जो है रेयान या जिसे रेयान नाम से भी जाना जाता है। रेशम जो इम्पोर्टेंट था, जो रेशम तंतु, रोम, पिक्ष, नख और नखर, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। केराटिन नामक प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? रेशम तंतु, रोम, पिक्ष व नख यानी नाखून जो होता है, यहाँ पर केराटिन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। वहीं बात करें सनई की, तो सनई एक प्रकार का पादप रेशा है जो उष्णकटिबंधीय एशियाई पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेढक। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों जगह रह सकता है। यह शीत रक्त का प्राणी है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहता है। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड ये गुजर सकती है। इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। स्थल पर वयस्क मेढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन कर लेता है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। जो अदर कोल्ड ब्लड एनिमल है वो कौन कौन से है? सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली, ये सारे क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। बात करें जो है मेढक की, तो जो मेढक होता है उसका या अधिकतर टैडपोल, जो मेढक का बच्चा होता है उसे टैडपोल नाम से जाना जाता है। जो टैडपोल होते हैं वो मुख्यतः शाकाहारी होते हैं
तथा वे शैवाल एवं जलीय पौधों का जो है भक्षण करते हैं। परंतु जब टैडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं तो उनकी आंतें जो होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, जो मांसाहारी भोजन के पचाने में सहायक होती हैं। वहीं बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होता है और हाइड्रा में श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। क्वेश्चन में ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से किस एनिमल में श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, तो वो किस में होता है, हाइड्रा में होता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपरजीविता। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को उपरजीविता या फिर हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। दूसरा परजीवी पहले परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो मेन उद्देश्य है वो गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना है। गायों की जो देसी नस्ल है उसकी रक्षा करना राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम या जीवित कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम फ्लोएम में एक तो ये बेसिक डिफरेंस था कि जाइलम जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो जीवित कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम का मेन काम क्या है कि पौधों को जल प्रोवाइड करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो पोषक तत्व यानी फूड प्रोवाइड करता है। तो जाइलम फ्लोएम दोनों क्वेश्चन ही इनसे बनते ही है कि जाइलम का जो मेन काम क्या है या फिर फ्लोएम का मेन काम क्या है, या कौन सा जो है मृत कोशिकाओं से बना है और कौन जो है जीवित कोशिकाओं से। तो ये दोनों क्या है, जाइलम जो है ये मृत कोशिकाओं से बना होता है जिसका मुख्य काम जो प्लांट को जल सर्व करते हैं, जबकि फ्लोएम जो होते हैं वो जीवित कोशिकाओं से बना होता है और इनका मेन काम क्या है, मेन वर्क जो होता है जो प्लांट को फूड नरिशमेंट कराते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। तो इसके द्वारा किसका उपचार किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेष प्रकार के कैंसर का। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा यानी इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी यह एक प्रकार का बाह्य रेडियोथेरेपी है जिसका प्रयोग एक विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेढक। मेढक जो है उसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मेढक, सांप, छिपकली, इनमें 3, मेढक, सांप और छिपकली, इन तीनों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। वही मछली, बात करें मछली की, तो मछली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं तथा मगर में कितने होते हैं, मगर में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चूहे में। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं परंतु घोड़ा एवं चूहा इसके अपवाद होते हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होता है। मतलब जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, बैकबोन वाले वो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें रीढ़ की हड्डी या फिर पित्ताशय पाया जाता है। लेकिन घोड़ा व चूहा कि जो एक्सेप्शन होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन के फॉर्म में वही दिखता है, तो घोड़ा व चूहा इसके एक्सेप्शन है। तो क्वेश्चन में यही पूछता है कि किसमें जो है पित्ताशय नहीं पाया जाता है। तो 2 आप याद कर लीजिए, घोड़ा व चूहा, इन दोनों में जो है वो पित्ताशय नहीं पाए जाते हैं और यह रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सशक यानी खरगोश तथा बकरे की एक प्रजाति से।
अंगोरा ऊन या अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश या अंगोरा बकरे की एक प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में देख लेते हैं कि दीमक को श्वेत चींटी के नाम से भी जाना जाता है। दीमक को क्या कहते हैं, तो इसे श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। और अल्ट्रासोनिक द्वारा या अल्ट्रासोनिक्स द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है किस तकनीक के द्वारा जो है भ्रूणीय वृद्धि को मापा जाता है, तो अल्ट्रासोनिक्स तकनीक के द्वारा जो है वो भ्रूणीय वृद्धि को मापा जाता है। पौधों में भ्रूण बीज से बनता है। पूछता है कि भ्रूण किससे बनता है, तो पौधे में जो भ्रूण होता है वो बीज से बनता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संरक्षा संस्था का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु। संरक्षा संस्था का संबंध एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान यह हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान यह देहरादून में। दृष्टिहीन मतलब जिसको ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाए, यानी इसका देहरादून इस टाइप का थोड़ा सा ट्रिक बना के आप लोग याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान ये कोलकाता में स्थित है। अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। बात करें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में स्थित है। और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये हैदराबाद में स्थित है। सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भावनगर में स्थित है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये तमिलनाडु के कराईकुडी में स्थित है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी ये कहाँ पे स्थित है? हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी ये भोपाल में स्थित है। वहीं बात करें सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये इलाहाबाद में स्थित है। ये जिसे प्रेजेंट टाइम में क्या नाम दिया गया है, तो प्रयागराज दिया गया है, यानी प्रयागराज में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक्स केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है। तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बात करें कि एफएओ इसका मुख्यालय एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक में स्थित है। केंद्रीय आलू संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये शिमला में स्थित है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता या कोलकाता में। देश का प्रथम दंत महाविद्यालय या आर अहमद दंत महाविद्यालय 1924 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। और अस्थि से संबंधित जो संस्थान है वो भी कहाँ पर है, या हड्डियों से संबंधित जो संस्थान है वो भी कोलकाता में है। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा। वहीं दंत चिकित्सा, दंत व हड्डी दोनों कहाँ पे स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में देखते हैं कि गलियों में जो तमाशा करने हैं उनको क्या कहते हैं? उन भालू को रीछ नाम से जाना, या गलियों में तमाशा करने वाले या तमाशा दिखाने वाले भालू को रीछ नाम से जाना जाता है। शार्क मछली होती है, जो शार्क मछली की कोई हड्डी या फिर शार्क मछलियों में हड्डी नहीं पाई जाती है। शार्क मछली का कंकाल तंत्र या उपास्थि या कार्टिलेज का बना होता है। कुत्ता जो होता है ये सर्वाहारी जानवर होता है, मतलब ये क्या शाकाहारी मांसाहारी दोनों करता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पौधों को उगाने के लिए। पॉली हाउस या पॉलीथीन द्वारा निर्मित एक सुरक्षात्मक छाया है जिसका उपयोग उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। पॉली हाउस में उत्पादित फसलें तेज गर्मी, धूप, ओलों, तेज हवाओं आदि से सुरक्षित रहती हैं।
वहीं बात करें एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में मधुमक्खी, तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जो कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी करती है या उपयोग होती है। मधुमक्खी का जो औसत या सामान्य गति पूछा जाता है तो मधुमक्खी का सामान्य गति जो है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होता है। मधुमक्खी का सामान्य गति ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे से डांस द्वारा पहचानते हैं। कई वर्षों के अनवरत अनुसंधान के बाद प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है इनका, प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस्क, इन्होंने मधुमक्खियों के नाच की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त कर नोबेल पुरस्कार जीता। मधुमक्खियां दो प्रकार की नाच करती हैं, कौन सा, गोल और द्रुम दोलनी, ये दो प्रकार की नाच मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। वहीं बात करें मकड़ी की, तो मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा जो है मैथुनोपरांत नर को मार देती है। जंतु विज्ञानी माइकल रॉबर्ट के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मादाओं द्वारा मारकर भक्षण कर लिए जाते हैं, जबकि मजबूत मकड़ी नर बच निकलते हैं और पुनः समागम करते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्यतः रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। वह क्या है, वो है सोडियम क्लोराइड। शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी मुख्यतः सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक के नाम, इसका साधारण नाम क्या है, नमक, इससे शरीर में लुप्त हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी जो है राइट कर सकते हैं कि जब निर्जलीकरण का शरीर में हो जाता है तो उससे क्या होता है, लोग बोलते हैं कि इसमें इनको नमक पानी का घोल दो, तो नमक पानी यानी नमक का जो केमिकल नेम है वो सोडियम क्लोराइड है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, वह अपना घोंसला क्यों बनाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकालने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। यही एक रीजन है जो क्या बोलता है, सर्प के द्वारा घोंसला या किंग कोबरा के द्वारा अपना स्वयं का घोंसला बनाया जाता है। बात करें, एक कोयल पक्षी है जिसके द्वारा अपना स्वयं का घोंसला नहीं बनाया जाता, वहीं किंग कोबरा ये सर्प है, इसके द्वारा क्या बोलता है, अपना स्वयं का अपने स्वयं का घोंसले का निर्माण किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सामान्यतः स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज का तारतत्व यानी पिच पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए बच्चों तथा स्त्रियों की आवाज पतली और मधुर होती है। तारतत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है तथा यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका क्या कारण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। मनुष्य आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी एवं गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है क्योंकि शरीर से निकला पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित यानी इवेपोरेट नहीं होता है। शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम से ही हमें ठंडी का आभास होता है। वहीं कई बार पूछा है तो पेशी, कौन सा ऐसा पेशी है जो थकान के लिए उत्तरदायी है, तो वो लैक्टिक एसिड जो होता है ये थकान के लिए उत्तरदायी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी, उचित तापमान एवं ऑक्सीजन। बीजांकुरण यानी जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट आवश्यक नहीं है। पौधे के बीजांकुरण दो प्रकार के इपीजियल और हाइपोजियल होता है, 2 प्रकार से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
शीत भंडारों यानी कोल्ड स्टोरेज में फलों यानी फ्रूट्स तथा साग सब्जियों वेजिटेबल्स की जो डिकम्पोजिशन यानी अपघटन की क्रिया है वो धीमी हो जाती है। इनका उपयोग कई दिनों तक किया जा सकता है। शीत भंडारों में इन्हें 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखकर प्रिजर्व यानी संरक्षित किया जाता है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव नहीं मरते, किंतु उनकी सक्रियताएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ज़्यादातर स्टूडेंट के द्वारा इसको जल के संग्रहण, लेकिन ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा के संग्रहण के लिए। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग जो है वसा के संग्रह के लिए करता है। ऊंट की पीठ पर लगभग 50 किलोग्राम वजनी एक बड़ा सा कुबर होता है। यह कुबर चर्बी का भंडार होता है। इसमें जमा चर्बी को ऊंट ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है। ध्यातव्य है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जिसका शरीर पूर्णतया मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इसके पैर गद्दीदार होते हैं तथा एक बार में यह कई गैलन पानी पी जाता है। इस जंतु में सांस लेने की लय भी बहुत धीमी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन। लाइकोपीन एक कैरोटीन तथा कैरोटीनोइड वर्धक है। लाइकोपीन ही टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में देख लेते हैं जार्विक सेवन। क्वेश्चन में पूछा गया जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन यह एक कृत्रिम हृदय है। इसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक के द्वारा किया गया है। यह कृत्रिम हृदय पहली बार बार्ने क्लार्क नामक रोगी में 1982 में प्रतिस्थापित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है चेचक का, ऑप्शन नंबर बी है हैजे के टीका, ऑप्शन नंबर सी है पोलियो का टीका एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं या किसी के लिए नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो के टीके के लिए। जोनास साल्क यह एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता एवं विषाणु शास्त्री थे। इन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। यानी जो पोलियो होता है वो किससे इफेक्टेड होता है? वो विषाणु के द्वारा यानी वायरस से के द्वारा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोस्ता। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए आर्जिमोन तेल यानी ऑर्जिमेन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ऑर्जिमेन जो है ये मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप ड्राप्सी नामक महामारी फैल सकती है। कौन सी महामारी? ड्राप्सी नामक महामारी फैल सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध वर्ष 1917 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज यह क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन यानी एजेंट ऑरेंज यह एक खरपतवार नाशक रसायन है जिसका प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा या संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना के द्वारा वियतनाम युद्ध में किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि दर नापने में। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु किससे मापी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम लेड विधि से। यूरेनियम लेड विधि द्वारा सर्वप्राचीन शैल आयु की एज जो है आंकी जाती है। वहीं कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्मों, मृत पौधों या मृत पेड़ पौधों आदि का आयु का अंकन किया जाता है। किससे? कार्बन डेटिंग द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ यह सेलुलोज है और इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप क्या है? कपास। सेलुलोज का शुद्धतम प्राकृतिक रूप ये है कपास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग जिनके लिए आवश्यक है हुआ वह क्या है? जिनके लिए आवश्यक है वह क्या क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक उर्वरक व अधिक पानी। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध फसल उत्पादन से है। इसमें अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीज, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी के उपयोग से फसल उत्पादन में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा 1968 में किया गया। नॉर्मन ई बोरलॉग के प्रोत्साहन तथा प्रेरणा और श्रीमती इंदिरा गांधी, सी सुब्रमण्यम तथा एम.एस. स्वामीनाथन इत्यादि के प्रयासों से भारत में किसानों को उच्च उत्पादकता या उत्पादक किस्में उपलब्ध कराने के लिए हरित क्रांति नामक कार्यक्रम अस्तित्व में आई। कब आई थी भारत में? 1966 व 7 के बीच में हरित क्रांति जो है वो स्पेशली गेहूं के जो फसल है उसी पे फोकस है। और इसका प्रभाव कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हरित क्रांति का प्रभाव ये किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है व कर्नाटक का कुछ क्षेत्र है। मतलब सीमित क्षेत्रों पर ही हरित क्रांति का प्रभाव देखा जाता है। बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एन. स्वामीनाथन को जाना जाता है। वहीं विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, वहीं श्वेत क्रांति यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है तथा नीली क्रांति यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल लॉगिंग विधि है। फसल लॉगिंग विधि यह फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण है। फसल लॉगिंग विधि यह फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधों का विश्लेषण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के पौधे उगाने की डैपाक विधि। कौन सी विधि? धान के पौधे उगाने की डैपाक विधि विकसित हुई थी। कहाँ से विकसित हुई थी? तो ये फिलीपींस से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फिलीपींस। धान के पौधे उगाने की डैपाक विधि यह फिलीपींस में विकसित हुई थी। भारत में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत में विकसित प्रथम बौना धान कौन सा था? वो जया है। जया को ऐसे भी देख लीजिए, जया बच्चन है उनकी साइज बहुत कम है। तो पूछता है कि भारत में विकसित या उनकी जो हाइट है वो बहुत कम है, तो भारत में विकसित प्रथम बौना धान कौन सा है? वो जया है। और जो किसके द्वारा विकसित किया गया था? चावल अनुसंधान निदेशालय के द्वारा विकसित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षीय मछली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूसिया। गैम्बूसिया ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति है। ये मुख्यतः मैक्सिको की खाड़ी के जल विभाजक में पाई जाती है। गैम्बूसिया मछली एक ऐसी मछली है जिसे तालाब एवं कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मच्छर के अंडे एवं लार्वा के अलावा इनका भोजन पानी में जमने वाली काई, पानी में भरे जीव व हाइड्रिला पौधा ये सारे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूसिया मछली, जो कि मच्छरों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर बी है चौथी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अधिकारों में एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रस्तावना में। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में जो ये क्वेश्चन है हमने पिछले वीडियो में एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा था, जिसका राइट आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। साथ साथ इसका जो उल्लेख है प्रस्तावना में भी दिया गया है, लेकिन अगर एक ही आता है तो आपको क्या टिक करना है? राज्य के नीति
निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य की स्थापना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 52 में एंड ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 53 में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो आप लोगों के लिए एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में छोड़ दिया जाता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इसका राइट क्वेश्चन क्या होगा। ना सिर्फ इसका राइट क्वेश्चन बताना है बल्कि आपको ये भी बताना है कि इस अमेंडमेंट कब हुआ था, या 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल या 42वां संविधान संशोधन विधेयक कब इसका अमेंडमेंट किया गया था, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे और कितने को जोड़ा गया, जो जोड़ा गया वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और जितने मौलिक कर्तव्य हैं अगर आप लोग एक बार उन सारे को इन कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो आप लोग का क्या हो जाए, जो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जितने भी वो पॉइंट बन सकते हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा। साथ साथ मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। लिखने से क्या होगा कि आपका जो होता है जो 10 बार पढ़ने के बराबर हो जाएगा। वहीं जो स्टूडेंट इसको नहीं जानते वो केवल कमेंट बॉक्स में पढ़ लेंगे तो उनको भी इससे प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।